बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम के एक गांव में विष्णु नाम का एक 6 साल का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। विष्णु जब 2 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। घर चलाने के लिए विष्णु की मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगी। रोज शाम को विष्णु की मां वापस आती और विष्णु उसे देखकर बहुत खुश हो जाता। आज शाम हो गई थी। विष्णु अपनी मां का इंतजार कर ही रहा था कि तभी विष्णु की मां आ गई और विष्णु बोला, मां, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें देर हो जाती है तो मैं घबरा जाता हूं। आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। विष्णु की मां ने कहा, अरे बेटा, आज मेरी पगार मिली थी ना, तो मैं तेरे लिए ये सब किताबें और बस्ता खरीदने गई थी। मैंने तेरा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया है। ये किताब और बस्ता ले और कल से स्कूल जाना। बस यही सब खरीदने में मुझे देरी हो गई। और हां, घबराने की क्या बात है। तेरी मां तेरे पास ही आएगी ना। मेरा भी तो तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है बेटा। विष्णु को पढ़ने का बहुत शौक था। वो किताबें और बस्ता देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी मां से बोला, अरे वाह मां, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं कल से रोज स्कूल जाऊंगा और तुम देखना, मैं पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। उसके बाद विष्णु की मां ने खाना बनाया। दोनों ने साथ में खाना खाया और आराम करने लगे। अगले दिन विष्णु की मां ने विष्णु को स्कूल छोड़ा और अपने काम पर चली गई। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। विष्णु पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो बहुत बुद्धिमान था। विष्णु के स्कूल के मास्टर जी भी विष्णु की पढ़ाई से बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, विष्णु की मां तेज धूप में काम करके आ रही थी। तभी अचानक बेहोश होकर गिर गई। कुछ गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, लेकिन दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई। विष्णु बहुत रोया। विष्णु का उसकी मां के सिवा कोई नहीं था और विष्णु अभी बच्चा था। गांव के लोगों ने विष्णु को संभाला और उसकी मां का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद कुछ दिनों तक तो गांव वाले विष्णु को खाना देते रहे। फिर धीरे धीरे सभी ने विष्णु को खाना देना बंद कर दिया। 2 दिन हो चुके थे, विष्णु ने कुछ खाया नहीं था। उसे बहुत भूख लगी थी। विष्णु कई लोगों के पास गया और उनसे खाना मांगा, लेकिन किसी ने उसे खाना नहीं दिया। अब विष्णु को बहुत जोर से भूख लगी। विष्णु मन ही मन सोचने लगा, क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगी है और कोई मुझे खाना भी नहीं दे रहा। ऐसा करता हूं, किसी मंदिर की सीढ़ियों पर चलता हूं, मुझे वहां शायद कुछ खाने को मिल जाए। अब विष्णु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा। वहां पर बहुत से भिखारी भीख मांग रहे थे। उन्हें देखकर विष्णु भी वहीं बैठकर भीख मांगने लगा। विष्णु को कुछ खाने को मिल गया। उसका उस दिन का गुजारा तो हो गया। अगले दिन से विष्णु हर रोज वहीं बैठकर भीख मांगता। अब आते जाते लोग कभी विष्णु को खाना दे दिया करते तो कभी पैसे दे देते। अब विष्णु सारा दिन गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता और भीख मांगता। ऐसे ही समय बीतने लगा और विष्णु बड़ा होने लगा। काफी समय बीत गया। विष्णु अब युवा हो गया था, लेकिन उसे भीख मांगने की आदत पड़ गई थी। इसीलिए उसने कभी कोई काम करने के बारे में सोचा ही नहीं। बस वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता। एक दिन की बात है, उस मंदिर का पुजारी विष्णु के पास आया और बोला, अरे ओ विष्णु, शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगते हुए। अब तो तू जवान हो गया है। जब तू बच्चा था तो मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब तू बड़ा हो गया है। तुझे कुछ काम धंधा करना चाहिए। जब देखो सारा दिन यहां बैठकर भीख मांगता रहता है। चल जा यहां से। आज के बाद मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर दिखाई नहीं देना। कुछ काम धंधा कर, चल जा यहां से। इस तरह पुजारी विष्णु को डांटकर वहां से भगा देता है। अब विष्णु गांव में आ जाता है और गांव में घूम घूम कर भीख मांगना शुरू कर देता है। आते जाते लोगों में से कुछ लोगों को विष्णु पर दया आ जाती और वो उसे कुछ पैसे और खाने का सामान दे देते। कुछ लोगों को विष्णु पर गुस्सा आता तो वो उसे झिड़क देते। अरे भिखारी कहीं का, जवान होकर भीख मांगता है, तुझे शर्म नहीं आती? कुछ काम धंधा कर, चल जा यहां से। तेरे पास मुझे देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। कहां कहां से आ जाते हैं भीख मांगने। विष्णु को यह सब कुछ झेलने की आदत पड़ चुकी थी। इसीलिए वो किसी की परवाह भी नहीं करता था और गांव गांव में घूम घूम कर भीख मांगता था। एक दिन की बात है, कुछ गांव वाले विष्णु की शिकायत लेकर मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, मुझे लगता है कि विष्णु का अब हमारे गांव में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जवान होने के बाद भी वो भीख मांगता है।
इसका हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा भला? हाँ मुखिया जी, आपको विष्णु को इस गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। मुखिया ने कहा, वैसे तो सच्चाई यह है कि हमने बचपन से ही विष्णु का साथ नहीं दिया, इसीलिए उसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा और अब भीख मांगते मांगते उसकी भीख मांगने की आदत हो गई है। इसीलिए वो कुछ और करना ही नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे सुधारने के लिए ही सही मुझे उसे इस गांव से बाहर निकालना ही होगा। उसके बाद मुखिया ने विष्णु को बुलाया और बोला, देखो विष्णु, तुम्हें अपनी भीख मांगने की आदत छोड़नी होगी और कुछ काम धंधा करना होगा। विष्णु बोला, मुखिया जी, मुझे तो कोई काम धंधा नहीं आता, मुझे तो बस एक ही काम आता है, भीख मांगना, और वो मैं मांगता हूं। मुखिया ने कहा, देखो विष्णु, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो तुम एक बात कान खोलकर सुन लो। अब तुम हमारे गांव में रहकर भीख नहीं मांग सकते, हमारे गांव से निकल जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाओ। विष्णु बोला, ठीक है मुखिया जी, मुझे तो भीख ही मांगना है, क्या फर्क पड़ता है इस गांव में मांगूं या किसी और गांव में, मैं चला जाता हूं। अब विष्णु गांव छोड़ देता है और पड़ोस के दूसरे गांव में चला जाता है और वहां पर भीख मांगना शुरू कर देता है। दूसरे गांव में भी विष्णु घूम घूम कर भीख मांगने लगता है। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। एक दिन विष्णु गांव के चौराहे पर भीख मांग रहा था, तभी कार से एक आदमी अपनी बेटी के साथ उतरा और सड़क किनारे समोसा खाने लगा। विष्णु उसके पास पहुंचा और बोला, साहब 10 रुपए दे दो, भगवान के नाम पर दे दो साहब। उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और गुस्सा होते हुए बोला, जवान होकर भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती, चलो जाओ यहां से। विष्णु वहां से जाने लगा, तभी सामने से एक गुब्बारे वाला आ रहा था। उस आदमी की बेटी दौड़कर गुब्बारे वाले के पास जाने लगी, तभी सामने से एक गाड़ी आ रही थी। इससे पहले कि उस आदमी की बेटी गाड़ी से टकरा जाती, विष्णु ने उसे खींचकर बचा लिया। उस आदमी ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया और बोला, बेटी तू ठीक तो है ना, तुझे चोट तो नहीं आई? नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इसके बाद उस आदमी ने बड़े प्यार से विष्णु की तरफ देखा और बोला, मेरा नाम शेखर है, ये मेरी बेटी है, तुमने इसे बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूं, ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मेरी फैक्ट्री में चलो, मैं तुम्हें वहां पर अच्छा काम दूंगा और उसकी अच्छी खासी तनख्वाह भी दूंगा। विष्णु ने हाँ कर दी और शेखर के साथ वो उसकी फैक्ट्री पर चला गया। शेखर उसे अपनी फैक्ट्री ले गया। विष्णु ने देखा कि शेखर की फैक्ट्री बहुत बड़ी थी और उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। शेखर की फैक्ट्री में सीमेंट का काम होता था, सीमेंट बनती थी और बिकती थी। शेखर विष्णु से बोला, विष्णु ये देखो, ये रही मेरी फैक्ट्री, देखो सभी मजदूर कैसे काम कर रहे हैं, तुम्हें भी ऐसे ही काम करना है और मैं तुम्हें महीने के पूरे 5,000 दूंगा, जैसे मैं इन सभी मजदूरों को देता हूं। विष्णु ने कहा, साहब मैंने तो बचपन से आज तक कोई काम नहीं किया है, पता नहीं मुझसे ये काम बनेगा या नहीं। भीख मांगना मुझे बहुत आसान लगता है, मेरे लिए तो वही काम अच्छा है, ये सब तो आप रहने दीजिए, मैं तो भीख मांगकर ही अपना गुजारा कर लूंगा। ऐसा कहकर विष्णु जाने लगा। शेखर ने उसे रोका और बोला, देखो विष्णु, भीख मांगने में कभी कोई इज्जत नहीं मिलती, तुम हमेशा भिखारी के भिखारी ही रहोगे और कोई लड़की तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। तुमने कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें यह काम इतना कठिन लग रहा है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि 1 महीना तुम ये काम करके देखो, अगर तब भी ऐसा लगेगा कि भीख मांगना ज्यादा आसान है तो तुम फिर से भीख मांगने लग जाना, लेकिन मेरे कहने पर इस काम को 1 महीना करो। मुझे विश्वास है कि जब तुम मेहनत से कमाने लगोगे तो तुम्हें भीख मांगना खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। विष्णु ने कहा, ठीक है साहब, अगर आपकी यही मर्जी है तो मुझे मंजूर है। अब विष्णु फैक्ट्री पर काम करने लगा। वो कभी सीमेंट की बोरियां उठाता तो कभी सीमेंट को पैक करता। दूसरे मजदूर विष्णु को देखकर उसका मजाक उड़ाते। उनमें से एक मजदूर ने कहा, देख रहे हो, अब भिखारी भी काम करने लगे हैं। दूसरे ने कहा, अरे भैया, भिखारी काम नहीं करने लगे हैं, मालिक ने एक भिखारी से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली है। जिसे भीख मांगने की आदत पड़ जाए ना, फिर उसे काम अच्छा नहीं लगता। तुम देखना, ये कुछ ही दिनों में एक काम छोड़कर भाग जाएगा। पहले मजदूर ने कहा, हाँ भैया, तुम सही कहते हो, अब मालिक को कौन समझाए कि जिसे आसानी से खाने की आदत पड़ जाती है वो कमा के नहीं खा सकता। विष्णु को यह सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगा रहा और शाम को बहुत थक गया। विष्णु अपने मन में सोचने लगा, यह काम तो बड़ा ही मुश्किल है, मुझे तो भीख मांगना ही ज्यादा आसान लगता है।
लेकिन अब क्या करूं, 1 महीने तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। बस उसके बाद मैं ये काम छोड़कर चला ही जाऊंगा। शाम को शेखर अपनी फैक्ट्री आता है तो देखता है कि सभी मजदूर चले गए और विष्णु वहीं बैठा है। शेखर ने विष्णु से कहा, तो बताओ विष्णु, तुम्हें आज काम करके कैसा लगा? विष्णु बोला, साहब मैं तो बहुत थक गया, ये काम तो बड़ी मेहनत का काम है, मुझे तो अपना पुराना काम ही पसंद आता है। शेखर ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही जल्दी ये सवाल पूछ लिया। अच्छा ऐसा करो कि मेरी फैक्ट्री के पीछे कमरा खाली है, तुम वहां रह लो और ये खाना खा लो, तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। 1 महीने का खाना तुम्हें मैं दूंगा। उसके बाद जब तुम्हें तुम्हारी पगार मिल जाएगी तो तुम अपनी पगार से अपना राशन लाना और अपना खाना बनाकर खाना। विष्णु की आंखों में खाना देखकर आंसू आ गए और वो मन ही मन सोचने लगा, यही वो खाना है जिसकी वजह से मैं भिखारी बना। जैसे साहब ने आज मुझे खाना लाकर दिया है, वैसे ही अगर मेरे गांव वाले मुझे खाना दे देते और काम दे देते तो शायद मैं कभी भिखारी नहीं बनता। शेखर ने पूछा, अरे विष्णु क्या सोच रहे हो? विष्णु बोला, कुछ नहीं साहब, सोच रहा था कि आप जैसे अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। विष्णु ने खाना ले लिया, वो पीछे वाले कमरे में रहने लगा और रोज रोज फैक्ट्री में काम करने लगा। धीरे धीरे विष्णु को फैक्ट्री का काम करने में मजा आने लगा था। सभी मजदूर तो थोड़ा आराम कर लेते, लेकिन विष्णु बिना रुके बड़े ही मेहनत से काम करने लगा था। वो हर दिन अपने हिस्से से ज्यादा ही काम किया करता। अब पूरा 1 महीना बीत गया था। आज शेखर ने विष्णु को उसकी पगार दी और बोला, ये लो विष्णु, ये तुम्हारी 1 महीने की पूरी पगार। वादे के मुताबिक आज तुम ये तय कर सकते हो कि तुम्हें फैक्ट्री में काम करना है या फिर वापस से भीख मांगना है। तो बताओ कि तुम्हें क्या करना है? विष्णु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, अब मुझे एहसास हो गया है कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है और काम करने में जो मजा है, जो खुददारी है, वो कभी भीख मांगने में नहीं हो सकती। मैं आपके पास ही काम करूंगा साहब। शेखर को विष्णु की बात सुनकर खुशी हुई। उसने कहा, तो ठीक है विष्णु, वादे के मुताबिक अब तुम अपना राशन खरीदकर खुद खाना बनाकर खाना। विष्णु अब उसी कमरे में रहता और अपना राशन अपने पैसों से खरीदता और खाना बनाकर खाता। ये सब करते हुए विष्णु को बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा था, लेकिन वो बहुत मेहनत से लगातार काम करता जा रहा था। अब विष्णु को काम करते हुए कुछ महीने बीत गए। विष्णु दूसरे मजदूरों की अपेक्षा बहुत बुद्धिमान था। उसे फैक्ट्री का काम अच्छी तरह से समझ में आने लगा था। कई बार तो शेखर को वो सलाह भी दिया करता था। एक दिन की बात है, शेखर विष्णु के पास आया और बोला, विष्णु मैं ये कहना चाह रहा था कि तुमने बहुत कम समय में फैक्ट्री का काम बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें फैक्ट्री में मजदूरी करनी चाहिए, बल्कि आज से तुम इन सभी मजदूरों के सुपरवाइजर के रूप में काम करोगे। विष्णु शेखर की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया, लेकिन फैक्ट्री में काम कर रहे कुछ मजदूर इस बात से खुश हुए तो कुछ मजदूरों को इस बात से बहुत जलन हुई। फैक्ट्री के एक मजदूर भोलू ने सभी मजदूरों से बोला, देख रहे हो भाइयों, हम इतने समय से मालिक के पास काम कर रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को मालिक ने सुपरवाइजर नहीं बनाया, और वो 4 दिन का आया हुआ भिखारी, उसे मालिक ने सुपरवाइजर बना दिया। ये तो सरासर गलत है। दूसरे मजदूरों ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भोलू, हमें तो इस बात को लेकर मालिक के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। सभी मजदूर ये बात सुन रहे थे। तभी उनमें से एक हरिया नाम का मजदूर बोला, अरे भाई, अगर वो तरक्की कर रहा है तो तुम लोग क्यों जल रहे हो? उसके अंदर उतनी बुद्धि है, वो उतनी मेहनत करता है, मालिक को उसमें कुछ खास दिखाई दिया होगा, तभी तो मालिक ने उसे सुपरवाइजर बनाया है। तुम लोग इतना परेशान मत हो, चलो चलो अपने अपने काम में लग जाओ, वरना मालिक आ गए ना तो इस काम से भी हाथ धोना पड़ेगा, फिर बैठे रहना हाथ पर हाथ धरे। सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। ऐसे ही समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद भोलू नाम के मजदूर ने बबलू मजदूर से कहा, अरे बबलू भाई, मुझे तो ये भिखारी फूटी आंख भी नहीं सोता और ये हमारा टीम लीडर बना बैठा है, इसका कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। बबलू ने कहा, हाँ भोलू भाई, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन हम इसका कर भी क्या सकते हैं, आधे से ज्यादा मजदूर तो उसकी साइड में हैं। भोलू बोला, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ऐसा करते हैं कि उस पर चुपचाप से चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। बबलू बोला, हाँ ठीक है, पर हम ये करेंगे कैसे? कहीं पकड़े गए तो? भोलू बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक तरकीब है, तू ध्यान से सुन, मैं तुझे बताता हूं।
भोलू ने बबलू को अपनी पूरी योजना के बारे में बताया। अगले दिन बबलू चुपचाप से तिजोरी की चाबी चुराकर कुछ पैसे निकाल लेता है और फिर चुपचाप से विष्णु के कमरे में जाकर वो पैसे विष्णु के तकिए के नीचे रख देता है और वापस आ जाता है। उसके बाद जब शेखर आता है तो भोलू शेखर के पास जाता है और कहता है, साहब मुझे आपको कुछ बताना है। शेखर ने कहा, हाँ बोलू बताओ क्या बात है। भोलू बोला, साहब आप विष्णु पर बहुत ज्यादा ही भरोसा करते हैं, विष्णु चोर है। शेखर गुस्से से बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो भोलू। भोलू ने कहा, साहब मैंने अपनी आंखों से इसे चोरी करते हुए देखा है और अगर आपको अभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो उसके कमरे की तलाशी लीजिए, आपको चुराए हुए पैसे उसके कमरे में जरूर मिलेंगे। शेखर विष्णु के कमरे की तलाशी लेता है और उसके तकिए के नीचे से उसे बहुत सारे पैसों की गड्डियां मिलती हैं। शेखर को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो विष्णु के पास जाता है और कहता है, यह क्या है विष्णु, तुमने इन पैसों की चोरी की थी। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया, तुम्हें सड़क से उठाकर कहां पहुंचा दिया, लेकिन तुम रहे वही के वही, 2 कौड़ी के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे चोरी करने की। विष्णु यह देखकर बहुत घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं साहब मैंने कोई चोरी नहीं की, ये पैसे मेरे कमरे में कैसे आए मुझे कुछ नहीं पता। विष्णु ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की लेकिन शेखर ने उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं किया। दूसरी तरफ भोलू और बबलू बहुत खुश हुए। अब विष्णु वापस अपनी झोपड़ी में आ गया और सोचने लगा, साहब ने तो जबरदस्ती मुझे काम से निकाल दिया, मैंने तो कोई चोरी भी नहीं की है। मैं जानता हूं यह काम जरूर भोलू और बबलू का है लेकिन उनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अब मैं क्या करूं, क्या मैं वापस भीख मांगूं? नहीं नहीं अब मैं भीख नहीं मांग सकता, पर मैं आखिर करूं भी क्या, कोई और तो मुझे नौकरी भी नहीं देगा। मैं काम करता हूं, मैं भी सीमेंट का ही काम शुरू करूंगा, यही सही रहेगा। साहब द्वारा दिए गए पगार में से मैंने जो पैसे इकट्ठे करके रखे हैं मैं उन्हीं से काम शुरू करूंगा और अपनी इसी झोपड़ी में काम करूंगा। ऐसा कहकर विष्णु सीमेंट का काम अपनी झोपड़ी में ही शुरू करता है। धीरे धीरे करके विष्णु अपने काम को बढ़ाता जा रहा था। उसने आसपास के व्यापारियों से संपर्क किया और उन्हें अपना माल देना शुरू कर दिया। जल्दी ही वो सस्ते दामों पर माल देने की वजह से मशहूर हो गया और लोग विष्णु को जानने लगे। अब विष्णु का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। दूसरी तरफ एक दिन शेखर जब फैक्ट्री आया तो उसने भोलू और बबलू को बातें करते सुना। शेखर को उनकी बातों पर थोड़ा शक हुआ और वो छुपकर सुनने लगा। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अरे बबलू तूने सुना, विष्णु फिर से बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। हाँ भोलू मैंने सुना, हम तो सोच रहे थे कि हम उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसको यहां से निकलवा देंगे तो वो फिर से भिखारी बन जाएगा, लेकिन उसने तो अपना खुद का काम शुरू कर लिया और उसका काम तो बढ़ता ही जा रहा है। ये बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। हाँ बबलू मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। शेखर ने उनकी सारी बातें सुनी तो वो सामने आकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहने लगता है, अच्छा तो ये तुम लोगों की हरकत थी जो तुम लोगों ने विष्णु पर चोरी का इल्जाम लगाया और मैं ही बेवकूफ बन गया जो तुम लोगों की बातों में आ गया। मन तो कह रहा है कि तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन सालों से तुम लोगों ने मेरे यहां काम किया है इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हां अब तुम लोग मेरी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, निकल जाओ यहां से और कभी पलटकर वापस मत आना। शेखर ने उन दोनों को काम से निकाल दिया, परंतु वो बहुत शर्मिंदा था। इसीलिए वो विष्णु के घर पहुंचा और विष्णु से बोला, विष्णु मुझे माफ कर दो, मैंने भोलू और बबलू के बहकावे में आकर तुम पर शक किया, लेकिन मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुन लिया कि तुम पर चोरी का इल्जाम उन्हीं लोगों ने लगाया है। मैंने उन्हें फैक्ट्री से निकाल दिया है, अब तुम मेरी फैक्ट्री में वापस आ जाओ। विष्णु बोला, साहब मेरे दिल पर हमेशा ही बोझ था कि आप मुझे चोर समझते हैं, लेकिन अब मुझे जीवन भर इस बात का सुकून रहेगा कि आप सच जानते हैं। मैं आज जो कुछ भी हूं वो सिर्फ आप ही की बदौलत हूं, परंतु अब मैं वापस नहीं जा सकूंगा क्योंकि मैंने अपना खुद का काम चालू कर लिया है। पर आपको जीवन में जब भी मेरी मदद की आवश्यकता होगी मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा और जीवन भर आपका एहसानमंद रहूंगा। और फिर शेखर चला गया और फिर हमेशा शेखर विष्णु दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ बिजनेस करते रहे और दोस्तों की तरह एक दूसरे के काम आते रहे। आज की कहानी यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।